नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम एडिशन। जी हां, इंडिया न्यूज प्राइम टाइम एडिशन। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। अगर दुश्मन बिना किसी संघर्ष के जंग के मैदान से वापस लौटने लगे तो इसके मायने क्या निकाले जाए। चीन के साथ जिस समझौते के लिए लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा था चीन, अचानक उसके लिए रजामंद कैसे हो गया। एलएसी पर जमीन के जिस टुकड़े को बचाने के लिए भारत को कई वीर सपूतों की आहुति देनी पड़ी, आखिर उसे छोड़ने के लिए चीन तैयार कैसे हो गया। क्या इसके पीछे चीन की कोई नई चाल है? क्या चीन पीछे हटने का नाटक कर रहा है? क्या वो दोबारा पलट कर वार करेगा? चीन के चाल चरित्र और चेहरे को पहचानने वाले ये मानते हैं कि चीन बिना किसी फायदे के कुछ नहीं करता है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या चीन का पीछे हटना भारत के लिए जश्न का मौका है या फिर पहले से ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है? असल में एलएसी पर चीनी सेना ने पीछे हटने की कवायद शुरू कर दी है। चीनी सेना के टैंक वापस जा रहे हैं, सभी पुरानी पोस्ट को हटाया जा रहा है। क्या इसे भारत की बड़ी जीत की तरह देखना चाहिए या भारत को और ज्यादा सख्ती से चीन से 18 किलोमीटर का वो हिस्सा वापस लेना चाहिए जिस पर चीन का कब्जा है? क्या शांति के पीछे अशांति का प्लान है? क्या पीछे हटना आगे बढ़ने की कूटनीति है? भारत की कूटनीति के आगे कैसे झुका चीन? चीन के चाल चरित्र और चेहरे से जो लोग वाकिफ हैं, वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि बिना फायदे के चीन कुछ भी नहीं करता। अगर जिनपिंग की सेना एलएसी से लगातार पीछे हट रही है, अपनी बनी बनाई पोस्ट तोड़कर पहले जैसी यथास्थिति को बहाल करने की कोशिश कर रही है, तो भारत को इसमें अपनी जीत का जश्न मनाने से ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि चीन की फितरत उस सियार जैसी है जो मौका पाते ही पूरी ताकत से वार करता है। रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं डेपसांग और बाकी सेक्टर्स में भी डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत को चीन पर दबाव बनाना चाहिए था, और ऐसा नहीं करके भारत ने बहुत बड़ी चूक कर दी, क्योंकि कूटनीतिक और सैन्य नजरिए से इलाका भारत के लिए बेहद अहम है। ये वही इलाका है जहां माना जाता है कि चीन की सेना भारत के अधिकार वाले एरिया में 18 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है। भारत ने जो उसे सबक सिखाया है और भारत जो डोमिनेटिंग पोजीशन में आया है, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो लद्दाख सीमा पर हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सैनिक अलायंस के रूप में हो, जो क्वाड के रूप में सैनिक अलायंस उसने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ तैयार किया है। इस प्रकार भारत ने चीन को अपनी शक्ति दिखा दी है हर तरह से। पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण दोनों इलाकों में भारत और चीन के सैनिक बिल्कुल आमने सामने थे। किसी भी समय झड़प की आशंका बनी हुई थी, और वो झड़प सिर्फ झड़प न रहकर बढ़ जाए इसका भी पूरा डर था। इस लिहाज से खतरा हर समय बना हुआ था, तो वहां से दोनों ओर की सेनाओं का पीछे हटना अच्छी बात थी।
लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि यहाँ पर दक्षिण पैंगोंग ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ भारतीय सेना अच्छी पोजीशन पर थी, यानी चीनी सेना के पीछे हटने के बाद भी खतरा अभी टला नहीं। भारत और चीन के बीच हुए डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत चीन अपनी टुकड़ियों को पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रखेगा और भारत अपनी टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट पर रोक कर रखेगा। आखिर में चीन को मानना पड़ा है, इसलिए चीन अभी डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुआ है और धीरे धीरे तो दोनों देशों की सेनाएं वहां से डिसएंगेज हो रही हैं। मगर चीन की इस कदम को हमें परमानेंट रूप में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना है कि सीमाओं पर चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है। चीन की सेनाओं के मुकाबले दक्षिणी पैंगोंग पर भारतीय सेना की पोजीशन काफी अच्छी थी और यहां पर सारी एडवांटेज भारतीय सैनिकों के पास थी। तो यहां से डिसएंगेजमेंट के लिए सहमति देने का मतलब अब यह है कि जो ट्रम्प कार्ड हमारे हाथ में था हम वो खेल चुके हैं, वो अब हमारे पास नहीं रहा। और अगर चीन ये बात नहीं मानता है कि बाकी जगहों से भी डिसएंगेजमेंट करना है तो वो उससे इनकार कर दे, तो हमारे पास कोई ट्रम्प कार्ड नहीं बचेगा। इस क्षेत्र में खासकर हमें इसको ऑफेंसिव डिफेंस का एक टेक्निक होती है आर्मी में, उसको हमें अपनाना होगा, जिससे हम हमेशा चीन की हर तरह की जो धमकी है या हर तरह की पॉसिबिलिटी है उसको मीट करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो चीनी सेना के पीछे हटने की वजह सिर्फ भारत का दबाव नहीं, बल्कि अमेरिका, रूस, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय मुल्कों के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात भी हैं। ट्रंप के जाने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बाइडेन प्रशासन चीन के साथ जरा नरमी से पेश आएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। ट्रंप की तरह ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चीन के खिलाफ भारत की नीतियों का समर्थन करते हैं, जिससे आने वाले वक्त में जिनपिंग का बीपी और बढ़ेगा। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लद्दाख में एलएसी पर चीन की हैकड़ी की हवा निकलती दिख रही है। भारत की कूटनीति और दबाव के बाद हुए समझौते के तहत चीन पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से अपने टैंक फिंगर 8 तक पीछे हटाने के लिए तैयार हो गया है। आमने सामने की मोर्चाबंदी से हटकर भारतीय टैंक भी फिंगर 3 तक वापस आने लगे हैं। एलएसी पर इस डिसएंगेजमेंट को भारत की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या भारत को इतने से ही संतोष कर लेना चाहिए? मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है, भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। ये तस्वीरें 2020 जून में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के साथ हुई झड़प की हैं। इस घटना में भारत के 20 जवानों की शहादत हुई थी। एलएसी पर 8 महीने बाद चीन के साथ समझौता हो गया है। लद्दाख की पैंगोंग लेक के उत्तरी इलाके से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो गई हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। साथ ही ये दावा भी किया कि इस समझौते से भारत ने कुछ नहीं खोया है और कहा, हम किसी भी देश को अपनी 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे। सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय,
बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। भारत चीन के बीच पिछले साल मई में तनाव था। जून में ये चरम पर जा पहुंचा जब भारतीय इलाके में घुसी चीनी सेना को रोकने की कोशिश में गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष हो गया। यही नहीं, अगस्त सितंबर में 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर गोलियां चली थी। हालांकि सितंबर से ही भारत ने चीन के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल की बातचीत जारी रखी। नवे दौर की बातचीत के दौरान डिसएंगेजमेंट को लेकर खबरें आती रहीं, लेकिन पहली बार रक्षा मंत्री ने संसद में इस बारे में खुलकर बताया। चीन के साथ डिसएंगेजमेंट के भारत ने 7 समझौते किए हैं। आइए आपको उनकी 7 बड़ी बातें बताते हैं। पहला समझौता, दोनों देश फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हटाएंगे, यानी दोनों देशों की जो टुकड़ियां अब तक एक दूसरे के बेहद करीब तैनात थी वहां से पीछे हटेंगी। दूसरा समझौता, चीन अपनी टुकड़ियों को पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रखेगा। तीसरा समझौता, भारत अपनी टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास परमानेंट थनसिंग थापा पोस्ट पर रखेगा। चौथा समझौता, पैंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत होगी और बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाएगा। पांचवा समझौता, लेकिन नॉर्थ बैंक की तरह साउथ बैंक में भी डिसएंगेजमेंट होगा। छठवां समझौता, अप्रैल 2020 से दोनों देशों ने पैंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक पर जो भी कंस्ट्रक्शन किए हैं उन्हें हटाया जाएगा और पहले की स्थिति कायम की जाएगी। सातवां समझौता, दोनों देश नॉर्थ बैंक पर पेट्रोलिंग को फिलहाल रोक देंगे। पेट्रोलिंग जैसी मिलिट्री गतिविधियां तभी शुरू होंगी जब बातचीत से कोई समझौता बन जाएगा। डिसएंगेजमेंट के बारे में जानने के साथ साथ ये समझना भी जरूरी है कि विवाद कहां है। इस मैप के जरिए इसे ठीक से समझिए। चीन ने भारत का 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका हड़प रखा है। पाकिस्तान के पास भारत का 78,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है, जिसमें से पाकिस्तान ने 1963 में चीन को 5180 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी थी। उधर चीन अरुणाचल प्रदेश की भी 9,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को अपना बताता है। हालांकि भारत इन दावों को नहीं मानता। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले साल से चीन के साथ हमारा मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिश्ता बना हुआ है। बातचीत के दौरान हमने चीन को बताया कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम समस्या का समाधान चाहते हैं। पहला सिद्धांत, दोनों देश LAC को माने और उसका आदर करें। दूसरा सिद्धांत, कोई भी देश मौजूदा हालात बदलने की एक तरफा कोशिश न करे। तीसरा सिद्धांत, दोनों देश सभी समझौतों को पूरी तरह माने। रक्षा मंत्री के बयान से एक दिन पहले यानी बुधवार को चीनी सरकार ने भी दावा किया कि लद्दाख में LAC पर भारत के साथ 9 महीने से चल रहा टकराव खत्म हो गया है। दोनों ओर से फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों की एक साथ वापसी शुरू हो गई है। हालांकि जिस तरह का चीन का इतिहास रहा है उस पर भरोसा करने लायक फिलहाल नहीं है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं एक बड़ी खबर की। जी हां, टूल किट केस में शांतनु को कोर्ट से राहत है। बॉम्बे हाई कोर्ट से शांतनु को मिली है जमानत। फिलहाल शांतनु को 10 दिनों के लिए जमानत मिली है। निकिता जैकब की जमानत पर कल आ सकता है फैसला। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट से फिलहाल शांतनु को 10 दिनों के लिए जमानत मिली है। इसके साथ साथ निकिता जैकब की जमानत पर कल आ सकता है फैसला। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। किसानों के ट्रैक्टर मार्च में 26 जनवरी के दिन भारत को बदनाम करने की किस तरीके से साजिश रची जा रही थी, दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब उससे पर्दा उठना शुरू हो गया है। अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को चिन्हित किया था, जिसमें दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। निकिता और शांतनु की तलाश की जा रही है, लेकिन अब 2 और नामों ने इसे ISI से जोड़ दिया है, जिसमें भजन सिंह और पीटर का नाम सामने आ रहा है। ग्रेटर थनबर्ग टूलकिट केस में मंगलवार को एक और बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ग्रेटर थनबर्ग ने जब किसान आंदोलन से जुड़ी टूलकिट ट्वीट की, उसके तुरंत बाद एक्टिविस्ट दिशा ने उसे व्हाट्सएप मैसेज किया था। इसमें दिशा ने ग्रेटा से कहा था कि इस टूलकिट को ट्वीट मत करो क्योंकि इसमें सभी के नाम हैं। इस टूलकिट में दिशा रवि, निकिता जैकब, मो धालीवाल, भजन सिंह भिंडर, पीटर फ्रेडरिक और शांतनु मुलुक के नाम शामिल थे। पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया।
और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया। दिल्ली पुलिस ने दिशा के बनाए गए व्हाट्सएप से एक ग्रुप के बारे में भी जानकारी मांगी। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक नाम का ये ग्रुप किसानों से जुड़ी गतिविधियों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। पुलिस ने बताया कि इस ग्रुप को 6 दिसंबर को बनाया गया। इसमें 10 मेंबर्स थे। बाद में दिशा ने अपने फोन से सभी के नंबर डिलीट कर दिए। 11 जनवरी धालीवाल के साथ जूम मीटिंग हुई। 11 जनवरी के दिन ही मीटिंग में दिशा समेत 70 लोग शामिल हुए। 26 जनवरी को दस्तावेज के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन हुआ। 4 फरवरी को सोशल मीडिया पर दस्तावेज मिले। 4 फरवरी को ही देशद्रोह पर एफआईआर हुई। 9 फरवरी को रडार पर निकिता सबसे पहले आई। 11 फरवरी को निकिता से पूछताछ में शांतनु और दिशा का नाम सामने आया। 12 फरवरी को निकिता अचानक गायब हुई और 14 फरवरी को बेंगलुरु से दिशा को गिरफ्तार किया गया। टूलकिट केस में मुंबई की वकील और एक्टिविस्ट निकिता जैकब के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इसके बाद निकिता ने 26 जनवरी से पहले हुई उस वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की बात कबूल की, जिसमें पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर एमओ धालीवाल, दिशा और बाकी लोग जूम ऐप के जरिए जुड़े थे। ये मीटिंग 11 जनवरी को हुई थी। टूल किट के पीछे कनाडा का खालिस्तान ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने इसके लिए प्लानिंग की थी। भारत की इमेज खराब करने की साजिश रची जा रही थी। 11 जनवरी की जूम मीटिंग में 17 लोग शामिल हुए थे। जूम मीटिंग में ट्विटर पर तूफान लाने का प्लान बनाया गया। टूल किट का ड्राफ्ट दिशा रवि ने एडिट किया। दिशा ने ग्रेटा से टेलीग्राम पर संपर्क किया। दिशा ने टूल किट वाला डॉक्यूमेंट ग्रेटा को भेजा और टूल किट के पीछे किसानों को भड़काने का मकसद साफ तौर पर जांच में सामने आया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 14 फरवरी को एक्टिविस्ट दिशा रवि को अरेस्ट किया। 22 साल की दिशा बीबीए स्टूडेंट हैं। उन्होंने क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रुप फ्राइडे फॉर फ्यूचर की इंडिया विंग 2019 में शुरू की थी। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिशा की गिरफ्तारी पर अपना स्टैंड क्लियर किया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा, यह गिरफ्तारी प्रक्रिया के मुताबिक की गई है। कानून 22 साल या 50 साल में फर्क नहीं करता। दिशा को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। ये गलत है जब लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में खामियां थी।